सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम मैला आंचल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है एमए फर्स्ट ईयर और कोर्स कोड है MST 03 से, और इग्नू यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि मैला आंचल की आंचलिकता और आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं क्या है, और उस पर एक विस्तृत लेख देखते हैं, लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल 1954 में इसका संपादन हुआ था। हिंदी साहित्य का पहला और सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है। रेणु जी ने इस उपन्यास के माध्यम से हिंदी साहित्य में एक नई विधा और दृष्टि की शुरुआत की, जहां कोई एक व्यक्ति यानी कि नायक कथा के केंद्र में नहीं होता, बल्कि एक पूरा अंचल यानी कि क्षेत्र ही उसका नायक बन जाता है। जो हमारा प्रश्न है उसके अनुसार मैला आंचल के संदर्भ में आंचलिक उपन्यास की विशेषताओं पर एक विस्तृत नोट लिखना है, लेख लिखना है, जो कि नीचे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं मैला आंचल की आंचलिकता और आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1 है अंचल ही नायक। जो अंचल है वही नायक है इस उपन्यास में। एक सामान्य उपन्यास में किसी एक चरित्र या नायक नायिका के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। जो एक सामान्य उपन्यास होता है उसमें किसी को कोई एक चरित्र दिखाया जाता है, जिसमें कोई नायक होता है या फिर कोई नायिका होती है, उसी के इर्द गिर्द जो है उपन्यास की पूरी कहानी घूमती है। लेकिन आंचलिक उपन्यास में अंचल स्वयं नायक है। अंचल जो है स्वयं नायक है। मैला आंचल किस प्रकार से देखते हैं। मैला आंचल में बिहार के पूर्णिया जिले का मैरीगंज गांव इस उपन्यास का वास्तविक नायक है। जो बिहार का पूर्णिया जिला है उसका मैरीगंज गांव है, इस उपन्यास का क्या है, नायक है। उपन्यास की शुरुआत से लेकर अंत तक मैरीगंज की मिट्टी, वहां का वातावरण, वहां की समस्याएं और वहां का सामूहिक जीवन ही मुख्य विषय बने रहते हैं। डॉक्टर प्रशांत, कलमी, बावन दास या कालीचरण जैसे पात्र अंचल रूपी विशाल कैनवास के छोटे छोटे हिस्से मात्र है। इसमें कई सारे पात्र तो दिखाई देते हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावन दास या कालीचरण, लेकिन ये केवल जो है छोटे छोटे हिस्से ही हैं इस उपन्यास के। अब देखते हैं विशिष्ट भौगोलिक और प्राकृतिक परिवेश। आंचलिक उपन्यास में उस क्षेत्र विशेष के भूगोल, नदियों, खेतों, ऋतुओं और प्राकृतिक छटा का ऐसा वर्णन होता है जिससे पाठक मानसिक रूप से उस स्थान पर पहुंच जाता है। यानी कि जो आंचलिक उपन्यास होते हैं उसमें क्षेत्र का या भूगोल का ऐसा वर्णन होता है, क्षेत्र का मानो जैसे कि नदियों का, खेतों का, ऋतुओं का या प्राकृतिक कैसी है उसका ऐसा वर्णन होता है कि जो पढ़ते हैं उस उपन्यास को ऐसा लगता है कि वो उस स्थान पर पहुंच गए हैं मानसिक रूप से। रेणु जी ने पूर्णिया के कीचड़, धूल, कसौड़ी के फूल, नदियों और बाढ़ के दृश्य का अत्यंत संजीव चित्रण किया है। मैरीगंज की भौगोलिक सीमाएं ही उपन्यास की सीमाएं बन जाती हैं। तीसरा है लोक संस्कृति, पर्व और उत्सव। किसी अंचल की पहचान वहां के लोक गीतों, नृत्य, त्योहारों, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों से होती है। आंचलिक उपन्यासकार इन्हें अपनी कृति में गहराई से पिरोता है। देखते हैं किस प्रकार। मैला आंचल में विद्यापति के पद, 12 मासा, सुगना गीत और जाट जाटिन जैसे लोक नृत्यों की गूंज है। मैला आंचल में क्या है, विद्यापीठ के पद की, 12 मासा, सुगना गीत और जाट जाटिन जैसे लोक नृत्यों का जो है गूंज है उसमें। पॉइंट नंबर 2 है अंचल के लोगों के अंधविश्वास, जैसे कि बीमारी को देवी का प्रकोप मानना या डायन प्रथा पर विश्वास करना, वहां के जीवन की कड़वी सच्चाई के रूप में दिखाई देते हैं या दिखाए गए हैं। अब जानते हैं आंचलिक भाषा और स्थानीय शब्दावली कैसी है। आंचलिकता की सबसे बड़ी विशेषता वहां की बोली होती है। पात्र अपनी स्थानीय भाषा या उपभाषा जैसे कि मैथिली, भोजपुरी, आंगिका का मिश्रण में बात करते हैं। वो लोग मिश्र करके उपभाषाओं को आपस में बात करते हैं। जानते हैं किस प्रकार। रेणु जी ने भाषा के स्तर पर अद्वितीय प्रयोग किया है। उपन्यास में मिलिट्री, इनकलाब का हिनकलाब, कम्युनिस्ट का कम्युनिस्ट
और स्थानीय मुहावरों का प्रयोग संवादों को जीवंत और प्रमाणिक बनाता है। अब जानते हैं सामाजिक ताना बाना और जातिवाद। भारतीय ग्रामीण अंचल जातियों और टोलों में बंधा हुआ है। भारतीय ग्रामीण क्या है? अंचल जातियों और टोलों में बंधा हुआ है। आंचलिक उपन्यास इस आंतरिक संरचना को पूरी नग्नता के साथ उजागर करता है। मैरीगंज जो गांव है प्रमुख रूप से 3 या 4 टोलों में बटा हुआ है। कायसथ टोला, राजपूत टोला, यादव यानी कि गोवार टोला और पोलिया टोला। इन टोलों के बीच का आपसी संकीर्ण जातिवाद, ईर्ष्या और राजनीति को रेणु जी ने बहुत बारीकी से दिखाया है। अब जानते हैं रूढ़िवादिता बनाम आधुनिक चेतना का अंतर्द्वंद। आंचलिक उपन्यास केवल पिछड़ेपन का दस्तावेज नहीं होते, बल्कि वे यह भी दिखाते हैं कि बाहरी आधुनिक विचार जैसे राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य जब एक रूढ़िवादी अंचल में प्रवेश करते हैं तो क्या बदलाव आते हैं। मैरीगंज में जब मलेरिया सेंटर खुलता है और डॉक्टर प्रशांत आते हैं तो अंचल के लोग विज्ञान को जादू टोना की नजर से देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधाराएं जब गांव में आती हैं तो गांव के सीधे साधे लोग राजनीति के स्वार्थी खेल में उलझ जाते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है इस उपन्यास का, इसके बारे में जानते हैं या फिर इस क्वेश्चन का। महिला अंचल आंचलिकता की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। रेणु जी ने स्वयं इसकी भूमिका में लिखा था, इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह उपन्यास मैरीगंज के माध्यम से तत्कालीन भारत के हजारों पिछड़े गांवों की धड़कन, उनकी विवशता, उनकी खुशियों और दुखों को स्वर देता है। रेणु जी की यह कृति हिंदी साहित्य के आंचलिक उपन्यासों का मील का पत्थर और मार्गदर्शक है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।